बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में कई बार पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लेंगे तो एमसीक्यूज करने के बाद कम से कम जो है इसमें से एमसीक्यूज लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आएंगे, या अगर एमसीक्यूज आप इनको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो देखने के बाद आप कम से कम पूरी फार्मास्यूटिक्स के आप गो थ्रू हो जाए। अगर आप फ्री हैं तो फिर ही वीडियो को देखें। अगर वीडियो आप फ्री नहीं हो, काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर आप वीडियो को ना देखें, ताकि वीडियो को आप एक तसल्ली से देखें, ताकि आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी सिंथेसाइज्ड ड्रग। कौन सी ड्रग जो है वो सेमी सिंथेसाइज्ड होती है? आपको पता है इंसुलिन जो है वो आपके पास एक सेमी सिंथेसाइज्ड मिलकर ये होती है, सिंथेटिक है। वैक्सीन भी सिंथेटिक है और थायरॉक्सिन भी सिंथेटिक है। तो अमोक्सिलिन जो है वो एक सेमी सिंथेसाइज्ड ड्रग होती है, क्योंकि इनको नेचुरल और सिंथेटिक दोनों सोर्स को कंबाइन करके जो है बनाया गया है अमोक्सिलिन को। नेक्स्ट एमसीक्यू है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड किसका केमिकल नेम होता है? तो ये आपके पास एस्प्रिन का जो है वो केमिकल नेम होता है। पैरासीटामोल का नाम नहीं होता, ना पेनाडोल का नाम, क्योंकि इन दोनों का नाम जो वो एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल होता है, इनका पैरासीटामोल का। तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है वो एस्प्रिन होगा, ये इसकी एसिडिक नेचर होती है। थायरॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। थायरॉक्सिन को हम कहाँ से हासिल करते होते हैं? थायरॉक्सिन को हमने हासिल करते होते हैं प्लांट सोर्स हासिल करते हैं, एनिमल सोर्स हासिल करते हैं, माइक्रोबियल सोर्स हासिल करते हैं, या ऑल ऑफ दीज हासिल करते होते हैं। हमने पता ही है। तो इसको हम जो है एनिमल सोर्स से हम हासिल करते होते हैं। ये जो है थायरॉक्सिन जो होता है ये एक हार्मोन है, और हार्मोन जो एनिमल से हम हासिल करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी। द वर्ड फार्माकोन मीन। वर्ड फार्माकोन का मतलब क्या होता है? टू टेक, चेंजिंग, मेडिसिन, नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग कहते होते हैं। फार्माकोन जो होता है ये फार्मास्यूटिक्स में फार्माकोन का मतलब जो है ड्रग होता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू डैश फार्मेसी इज द प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेज एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरापेटिक आउटकम। मतलब कौन किसके अकॉर्डिंग फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो जो डेडिकेटेड है किस लिए? अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस और सर्विसेज को लिए डेडिकेटेड होता है। मतलब किसके अकॉर्डिंग? मतलब ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? तो अमेरिकन कॉलेज के मुताबिक, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है, जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी के अकॉर्डिंग है, ये रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। तो ये डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है, ये वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है विच द फॉलोइंग इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। कौन सी जो ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग? आपको पता है ड्रग दो तरह की होती है, एक होती हैं ओटीसी होती हैं और एक होती हैं पीओएम। ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको ओवर द काउंटर, जिनको डिस्पेंस करने के लिए विद प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती, उनको कहते हैं ओटीसी। और दूसरी होती हैं पीओएम, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। ऐसी ड्रग्स जिनको डिस्पेंस करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं पीओएम। अब ओटीसी को याद करने का जो इन ड्रग्स है वो कौन कौन से मैंने बताया था, इसका सिंपली है LMNO, ये वाले हैं। एल का मतलब लेक्सेटिव है, एम का मतलब मल्टी विटामिन है, एन का मतलब नॉन स्टेरॉइड एनसैड है, और ओ का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपके पास जो ना सारी की सारी ये आपके पास ओटीसी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा जो भी ड्रग होती ना वो आपके पास पीओएम होगी। अब यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि लेक्सेटिव ये इसमें आ रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ये भी इसमें आ रही है, ठीक है। नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो बेंजोडायज़ेपिन बच रही है, तो बेंजोडायज़ेपिन जो आपके पास ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ठीक है। तो ये LMNO ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि ओटीसी ड्रग का फार्मूला याद रखने के लिए LMNO है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है तो और मैंने इसके बारे में मज़ीद जो है वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो ना इनके ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा शुरू वाले टॉपिक्स जो हैं उसको डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इसका हमसे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो बेंजोडायज़ेपाइन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक ड्रग। कौन सी ड्रग जो है वो सिंथेटिक नहीं है? ठीक है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सेफ्ट्राइजोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो कौन सी ड्रग सिंथेटिक जो है वो नहीं होती? तो आपको पता ही है पैरासीटामोल सिंथेटिक है, एस्प्रिन भी सिंथेटिक है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी सिंथेटिक है। तो सेफ्ट्राइजोन जो है ये सिंथेटिक ड्रग नहीं होती, ये आपके पास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये वाला ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज द सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर प्रॉपर्ली चेक्ड। वो इंडस्ट्री का कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट्स बनती होती हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता होता है? आपको क्वालिटी को चेक करने वाला जो डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल साफ सी बात होगा, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो कि इन तमाम क्वालिटी को चेक करता होता है। डैश इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म आर अ यूनिट ऑफ डोजेज फॉर्म। एक
दवाई एक दवाई के अंदर जो डोज की मिकदार होती है, ड्रग की मिकदार होती है, उसको क्या कहते होते हैं? हाँ जी, उसको हम कहते होते हैं स्ट्रेंथ कहते हैं, ताकत कहते होते हैं, डोज नहीं कहते। डोज होती है कि एक टाइम में कितनी दवाई देनी, मतलब आधी गोली देनी है, एक गोली देनी है, 2 गोली देनी है, वो होती है डोज। तो डोज तो वो होगी। डोजेज क्या होती है? डोजेज होती है कि दवाई कौन सी है, सिरप है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, कौन सा है, वो डोजेज है। स्ट्रेंथ होती है ताकत, कि उस दवाई के अंदर कितनी ताकत मौजूद है, मतलब जैसे कहते हैं 200 mg की है, 10 mg की है, 15 mg की है, तो वो होती है स्ट्रेंथ, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग, उस डोज के अंदर अमाउंट ड्रग की मिकदार कितनी होती है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स। इंसुलिन को हम किस सोर्स हासिल करते होते हैं? एनिमल, प्लांट, माइक्रोबियल या बोथ ए एंड सी। तो हमें पता है इंसुलिन को हम जब दोनों सोर्स हासिल करते हैं, प्लांट से भी हासिल करते होते हैं और एनिमल सोर्स से भी हासिल करते होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो वो बोथ ए एंड सी आपका पॉसिबल होगा, बोथ ए एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज हैं ऑफिशियल बुक्स। ये आपके पास मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं ली, ये बुक्स के बारे में एमसीक्यूज। आप नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑफिशियल बुक। कौन सी बुक जो है वो नॉन ऑफिशियल होती है? आपको पता ही है कि ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं, नॉन ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो किसी गवर्नमेंट के अंडर कंपाइल या रिटन नहीं होती, और ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो किसी गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट की सरबराही निगरानी में ना उनको लिखा भी जाता है, रिटन रिटन पब्लिश्ड, रिटन कंपाइल एंड पब्लिश, वो होती हैं ऑफिशियल बाय अंडर गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के अंडर जो है वो रिटर्न की जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, वो ऑफिशियल होती हैं। और जो एक गवर्नमेंट के अंडर रिटर्न, कंपाइल, पब्लिश नहीं होती, बल्कि कोई भी प्राइवेट बंदा जो है ना, या कोई भी जो है ना कंपनी जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन उसको पब्लिश कर सकती है, वो होती है नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं। अब इसमें से देखें तो हमारे पास कौन कौन सी ऑफिशियल बुक्स है, कौन कौन सी नॉन ऑफिशियल। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये ऑफिशियल है, यूनाइटेड स्टेट फार्मोलरी भी ऑफिशियल है, इंटरनेशनल फार्माकोपी भी ऑफिशियल है। तो रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस जो है ये आपके पास ये हुए एक नॉन ऑफिशियल बुक होती है। जो डैश इज द फर्स्ट नेशनल फार्मोलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। मतलब कि नेशनल फार्मोलरी जो ना वो पहली दफ़ा कब जो है ना वो पब्लिश की गई थी। मतलब मेन बात ये याद रखना है कि नेशनल फार्मोलरी जो यूनाइटेड स्टेट की वो कब पब्लिश की गई थी। तो 1888 में जो है वो पब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशनल फार्मोलरी जो है वो पब्लिश की गई थी 1888 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है जी, डैश इज दैट ऑफिशियल बुक दैट हैज़ बीन रिटन पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड अंडर द हु। हाँ जी, ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज है। कौन सी बुक है जो हु के अंडर जो है वो पब्लिश की जाती है? मतलब ये हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अदारा है, उसने इस बुक को पब्लिश किया था और उसको आगे कंपाइल करके पब्लिश किया था, बताया था लोगों को। तो वो कौन सी बुक होती है? आईपी जो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है ये हु के अंडर लिखी गई है, ये हु की एक बुक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बुक है। उस अदारे ने इस बुक को पब्लिश किया था हु के। हर बुक को एक किसी न किसी अदारे ने, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया होता है। तो हु को जो है वो आईपी जो बुक है ना, इसको हु अदारे ने जब पब्लिश किया था, कंपाइल किया था। दैट इज द मोस्ट अबंडेंटली यूज फार्माकोपिया बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राम रिगार्डिंग द ड्रग। कौन सी ऐसी बुक है जिसमें ना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, किस वजह से? क्योंकि उसमें ना ड्रग अप टू डेट मोनोग्राम होता है, ड्रग का मोनोग्राम लिखा होता है। ये बेस याद रखनी है। अप टू डेट मोनोग्राम किस बुक में होता है? ये भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड एमसीक्यू तो पूछा जाता है अक्सर। किस बुक में होता है अप टू डेट मोनोग्राम? जो है यूनाइटेड स्टेट में है, ब्रिटिश फार्माकोपी है, इंटरनेशनल फार्माकोपी है, या ब्रिटिश नेशनल फार्मोलरी आपके पास है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो होती है इसके अंदर जो है वो अप टू डेट मोनोग्राम होता है ड्रग का। नेक्स्ट आपके पास है जो एमसीक्यूज है वो आपके पास क्या है? बीएनएफ इज रिटन कंपाइल्ड एंड पब्लिश अंडर द को सुपरविजन ऑफ। जो बीएनएफ है ना, ब्रिटिश नेशनल फार्मोलरी जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है वो पब्लिश की हुई है और कंपाइल हुई है? मतलब को सुपरविजन, मतलब ये को मतलब दो, मतलब इसका मतलब दो चीज़ें हैं। और यहाँ से एमसीक्यू से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है कि बीएनएफ जब रिटर्न कंपाइल की जाती है अंडर द को सुपरविजन। को सुपरविजन का मतलब है तो कि दो सुपरविजन इसकी कर रहा है, दो अदारे सुपरविजन कर रहे होते हैं। अब साफ से बात दो हो गए। अब वो दो कौन कौन से हैं? जीएमसी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास एग्जैक्टली जो है ऑब्वियसली जो है वो बोथ ए एंड सी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि जीएमसी अदारा जो है इसने और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, इन दोनों अदारों ने, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना बीएनएफ को पब्लिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन 1903 डैश स्पेसिफिक मेड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट। कौन सी बुक है जो स्पेशली मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके लिए या जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए बनाई गई? मतलब स्पेशली उनके लिए वो बनाई गई। मतलब उस बुक में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं या फार्मासिस्ट है उनके बारे में लिखा गया है। स्पेशली ड्रग वगैरह के बारे में इतना नहीं लिखा गया, लेकिन स्पेशली उनके लिए बनाई गई, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो वो कौन सी बुक है जिसमें ये लिखा गया प्रैक्टिशनर के बारे में? तो नेशनल फार्मोलरी जो होती है ये वाली आपके पास ब्रिटिश
नेशनल फार्मूलेरी, जी हाँ जी, तो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी जो है ये आपके पास वो बुक होती है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है प्रैक्टिशनर के लिए। ये आपके पास सॉरी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी नहीं होती, इसमें होते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स है, सॉरी ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स जो है ना, कोडेक्स जो है ना, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है प्रैक्टिशनर के लिए या डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, जब वो डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है जी, इन डैश द राइट ऑफ यूएनएफ वाज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन। किस ईयर में यूएनएफ जो बुक है उसके जो राइट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दिए गए, यूनाइटेड स्टेट को दिए गए, यानी कि किस ईयर में, क्योंकि यूएनएफ एक बुक है ना, उसके जो पहले वो लिखा गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन उसको पब्लिश करता था, उसके बाद जो ना इसके जो राइट्स हैं पब्लिश करने को वो दे दिए थे यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दे दिए थे। वो किस ईयर में दिए गए राइट्स जो हैं, तो आपको पता ही है 1974 में ना इसके जो राइट्स हैं ना वो उसको दे दिए गए थे आपके पास, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज ऑफिशियल बुक, कौन सी बुक जो है वो ऑफिशियल होती है, आपको पता ही है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल है, मर्क है, नेशनल फार्मूलेरी है या टोटल फार्मेसी है, तो आपको पता ही है नेशनल फार्मूलेरी जो है ये आपके पास ऑफिशियल बुक है, बाकी तमाम की तमाम जो है वो नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं। विद द फॉलोइंग यूज म्यूजिक। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके आगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में एमसीक्यूज आगे, हिस्ट्री ऑफ मतलब के मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में एमसीक्यूज ये वाले सारे के सारे हैं। आगे है विच द फॉलोइंग यूज म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किसने म्यूजिक का जो तरीका कार इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आपके पास जो ना, तो वो अलकिंदी साइंटिस्ट था जिसने जो ना म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक को ट्रीटमेंट के तरीके जो ना उसने इलाज किया था, मतलब कि जो नफ्सियाती बीमारियाँ उसको म्यूज़िक के जरिए इलाज करना का जो तरीकाकार है वो अलकिंदी ने बताया था। इसी तरह हु रोट अबाउट द पल्स रेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा पल्स रेट के बारे में किसने बताया था, ये भी बहुत अहम एमसीक्यू के पेपर में पूछा जाता है अक्सर जो है, पल्स रेट के बारे में किसने बताया था, तो इब्ने नफीस साइंटिस्ट जो है ये वो था जिसने पल्स रेट के बारे में बताया था। आगे है अलसदाना फित तिब वाज रिटन बाय, अलसदाना फित तिब जो है तिब मतलब अलसदाना फित तिब तिब के बारे में एक बुक बहुत मशहूर है, ये किसने लिखी थी, ये किसकी बुक है, ये अल बैरोनी की बुक है अलसदाना फित तिब। इसी तरह कैनन ऑफ मेडिसन जो है वो किसकी बुक होती है, कैनन ऑफ मेडिसन जो बुक जो आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो है ना अबूली सीना की है, अबूली सीना या अबूली सीना जो इसकी बुक होती है। ये दो अहम एमसीक्यू है, दो बुक्स हैं, एक अलसदाना फित तिब और एक है कैनन ऑफ मेडिसिन। इसको याद रखने का तरीका ये है, जिसमें अलसदाना अल आ रहा है ना अल, तो उसका है अलबेरोनी, क्योंकि अलबेरोनी में अल आ रहा है और अलसदाना फित तब में ए एल अल आ रहा है, तो अलसदाना फित तिब वाली अलबेरोनी वाली होगी दूसरी, और दूसरी बुक जो है वो अबूली सीना ही होगी। सिंपली आपके पास ये इस तरह याद रख सकते हैं, कैनन ऑफ मेडिसिन वाली, ठीक है, अबूली सीना। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है जी, जबर बिन हयान वाज बोर्न इन, जबर बिन हयान कहाँ पैदा हुआ, जबर बिन हयान जो वो ईरान में पैदा हुआ था, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। वो डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, हाँ जी, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस ये किसने दिया था, सबसे पहले मैं जबर बिन हयान इस साइंटिस्ट था जिसने प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड जो है बताया था। इस इन तमाम साइंटिस्ट में से ना जो जबर बिन हयान साइंटिस्ट ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो कारनामे हैं ना वो बड़े अहम हैं, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, और हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है, बाकी भी साइंटिस्ट का रोल, लेकिन जबर बिन हयान जनाब ये मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए काम किया था, कह सकते हैं। आगे डिप्रेशन इज़ द टाइप ऑफ डिजीज़, कौन सी जो डिजीज़ है वो स्पेसिफिक टाइप की है, डिप्रेशन जो है किस टाइप की डिजीज़ होती है, मेडिकल है, सर्जिकल है, साइकेट्रिक है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, तो आपके पास ये साइकेट्रिक डिजीज़ होती है। जो डिप्रेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं बंदा जब डिप्रेशन में चला जाता है वो मतलब नफ्सियाती बीमारी एक होती है डिप्रेशन जो होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम हु इन्वेंटेड द मोर देन 20 लेबॉरेटरी इक्विपमेंट, को किसने डिस्कवर किया था, तो हमें पता ही है लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स को डिस्कवर जो किया था वो साइंटिस्ट जो था वो था जाबिर बिन हयान। बिल्कुल जी, जाबिर बिन हयान ही छाया हुआ है हर जगह पे, तो जाबिर बिन हयान ने बहुत से काम किए थे। तो जाबिर बिन, मैं पहले बता दिया कि जाबिर बिन हयान साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाबिर बिन हयान ने इक्विपमेंट, हु इन्वेंटेड द एक्वार, ये एक्वार किसने किया जी, जाबिर बिन हयान ही है, ठीक है, तो जाबिर बिन हयान ने ये सारे काम किए, सारे कुछ इस तरह के, ठीक है। देखें अब ये एमसीक्यू पेपर में रिपीटेड वाले हैं, तो इसमें भी मोस्टली एमसीक्यू तो जाबिर बिन हयान वाले टॉपिक से आए हुए हैं, तो इसमें से ना जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनमें से हर एक का आपने ना काम याद करना है कि हर एक काम कौन सा क्या मेन काम जो होते हैं वो याद करना अच्छी तरह। आगे अलसदाना फित तिब वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन ड्रग, अलसदाना फित तिब जो बुक है उसमें कितनी ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है, कितने ड्रग्स के बारे में ज़्यादा लिखा है, मोर देन 720 से ज़्यादा ड्रग्स के बारे में लिखा है, ये भी एमसीक्यू है, ये
मतलब 720 ही है, और इस तरह कोई MCQ है भी नहीं, बस 720 याद रखिएगा कि 720 से ज़्यादा ड्रग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मौजूद है अल-सदाना फी तिब में। अब अल-बरूनी वाज बोर्न इन, अल-बरूनी जो है वो कहाँ पैदा हुआ? अल-बरूनी जो है वो ख्वारिज़्म में पैदा हुआ था। ये ख्वारिज़्म का उर्दू मतलब तर्जुमा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा गूगल से कहाँ क्या है। हु फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो किसने बताया था डायग्नोसिस वाला का? तो डायग्नोसिस का जो है वो अबू सीना जो साइंटिस्ट था, इसने बताया था डायग्नोसिस, तशखीस के किसी बीमारी का तशखीस इलाज कैसे करते होते हैं, इसने बताया था। अबू सीना वाज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब, अबू सीना वो पहला बंदा था जिसने डिस्क्राइब किया था किसको? इसने स्टीम डिस्टिलेशन को जो है वो बताया था। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में ना हमें बताया था, सिंपल नहीं, वैक्यूम नहीं, फ्रैक्शनल, बल्कि स्टीम भाप के जरिए डिस्टिलेशन होती है, उसके बारे में हमें इसने बताया था। सॉरी क्या है, अबू सीना ने। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक, कौन सा बंदा है जिसने इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो एनेस्थेसिया जो होते हैं, जो हम नाक के जरिए लेते होते हैं, उसके बारे में बताया था। ये मतलब जो इनहेलर वगैरह होते हैं उनके यूज़ के बारे में बताया था। कौन सा बंदा होता है जिसने इसके यूज़ के बारे में बताया था? तो इब्न ज़ोहर साइंटिस्ट जो है ये वो बंदा है जिसने इनहेल्ड एनेस्थेटिक के बारे में हमें जो है वो बताया था। तो इब्न ज़ोहर इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हु डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने परफ्यूम के बारे में बताया कि परफ्यूम किस तरह बनाए जाते होते हैं, ये किसने बताया था? मतलब ये वो बंदे हैं जिसने हमें जो वो परफ्यूम वगैरह के बारे में बताया था। तो अलकिंदी साइंटिस्ट जो है ना, ये वो बंदे हैं जिसने हमें परफ्यूम के बारे में बताया था कि परफ्यूम किस तरह बनाए जाते होते हैं। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में सारे जो हमें MCQ थे। अच्छा, ये MCQ तकरीबन 165 के करीब है, तो मैं पहले इस वीडियो में कोशिश करूँगा हाफ MCQ इसमें डिस्कस कर लूँ, और हाफ जो MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि जो आपको वो इसी तरह समझ लग जाए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ है सरफेस टेंशन डिक्रीज विद द, सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है किससे? डैश इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्या होने से? अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होंगी ना, मतलब ताकतवर होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अगर फादर ये मॉलिक्यूल आपका पास है, मॉलिक्यूल के दरमियान अगर ये वो स्ट्रॉन्ग होगी आपस में, तो स्ट्रॉन्ग हुई तो मॉलिक्यूल के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लोजली अटैच हो जाए, मतलब वो क्लोजली पैक हो जाएंगे, अटैच। जब क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो उसका मतलब सरफेस टेंशन या तनाव जो है उसकी जब खिंचाव जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो इसका जो तनाव होता है, खिंचाव जो होता है वो बढ़ जाता है। हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा कि सरफेस टेंशन डिक्रीज कम किस तरह होती है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। साफ सी बात है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो सरफेस टेंशन भी कम होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो सरफेस टेंशन भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सरफेस टेंशन जो है ना, इन दोनों का आपके पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर सरफेस टेंशन कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो ठीक होगा, डिक्रीज वाला, ठीक है, डिक्रीज। नेक्स्ट MCQ तो आपके पास है मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूल शेप, जितनी मॉलिक्यूल की शेप की लिक्विड की मॉलिक्यूल की इरेगुलर होगी, डैश वुड बी द विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? अब देखिए अगर एक मॉलिक्यूल इस तरह से है, गोल गोल से हैं, वो मूव करना आसान उनका है, मतलब विस्कोसिटी गाढ़ापन कम होगा, मतलब विस्कोसिटी होता है बहने की सलाहियत, गाढ़ापन। अब गाढ़ापन जितना कोई चीज़ गाढ़ी होती है ना वो कम बहती है, ठीक है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, गाढ़ापन कम होता है, वो ज़्यादा बहती होती है। अब अगर मॉलिक्यूल की शेप इस रेगुलर है तो वो ईजिली बह जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। अगर इसमें इरेगुलर मॉलिक्यूल है, मतलब उनको शेप कायदा नहीं है, तो वो कम बहेंगे, मतलब उनको बहने में रुकावट आएगी, रुकावट जब आएगी तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है अगर जितने ज़्यादा इरेगुलर बेतरतीबे मॉलिक्यूल्स होंगे ना तो वो कम बहेंगे, यानी उनकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा जी? ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी। तो इसका मतलब कि इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर इरेगुलर मॉलिक्यूल होगी ना तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है आपके पास, ठीक है। विस्कोसिटी इंक्रीज विद द, विस्कोसिटी गाढ़ापन ज़्यादा होता है किस तरह? डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने से। अब जब टेम्परेचर कम होता है तब वो चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ फैल जाती है, मतलब वो डायल्यूट हो जाती है, फैल जाती है। जब चीज़ फैलती है तो वो पतली सी हो जाती है, कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के कम होने से ज़्यादा, मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा ना तो चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होगी, ठीक है। आप सिंपल इस तरह मतलब कि मिसाल ले लें जैसे आपके पास जो घी होता है, अगर घी को गर्म करेंगे तो वो थोड़ा सा पतला सा हो जाता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है वो गाढ़ापन जब वो कम हो जाता है अक्सर। और जब वो ठंडा हो घी होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो मुश्किल से मतलब वो बहता है, मुश्किल से वो निकलता होता है पैकेट के अंदर से या किसी भी चीज़ में से, ठीक है ना। तो इसी तरह विस्कोसिटी आपके पास है कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम द, वर्ड एटम को किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? इसको हम जो ना वो ग्रीक वर्ड से हमने ड्राइव किया है वर्ड एटम को। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर चार्ज कौन सा आता है? हाँ जी, एनाइन चार्ज आता
है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है, इलेक्ट्रॉन एटम गेन करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, एनाइन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हु कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये जो थॉमसन साइंटिस्ट है इसने ना ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन गुजारे थे और वो रेज पैदा होती है, कैथोड रेज को कहते होते हैं। आगे डैश इज वीकली बेसिक ड्रग, कौन सी जब वीकली बेसिक ड्रग होती है तो आपके पास प्रोकेन जो है ना ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कि बेसिक होती है, वीकली बेसिक। बाकी एस्प्रिन तो ये एसडी का ना हम पीछे पढ़ कर आए हैं, बोथ ए बी तीनों बिल्कुल नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, तो एस्प्रिन जो प्रोकेन है इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोटॉन कैरी चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीन तरह का होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तीन तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर क्लियर हो गए। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन नो चार्ज होते हैं। डैश कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, एच आयन कंसंट्रेशन ये किसका डिफाइन है, हाँ जी ये पी एच का डिफाइन है, क्योंकि एच आयन जहाँ भी आ रहा है तो पी एच का वो डिफाइन होगा, तो ये पी एच का डिफाइन है। पी एच जो होता है नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो पी एच कहलाती होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय, एक सॉल्यूशन का पीएच को मेजर किस तरह से करते होते हैं, किस मेथड से मेजर करते होते हैं, बाय यूजिंग द पीएच मीटर है, इंडिकेटर है, ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ठीक होगा। उनका पीएच को मेजर करने के लिए तमाम के तमाम तरीके इस्तेमाल करें। इफ पीएच राइजर फ्रॉम 7, अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है द कंपाउंड इज सेड टू बी द बेस, कंपाउंड को बेस कहते हैं। अब देखें पीएच जो है, पीएच है ना वो अगर आपके पास 7 है, 7 से अगर ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी है तो वो चीज़ होती है बेस, और अगर पीएच 7 से कम होगी ना तो वो चीज़ होती है एसिड, ठीक है। और अगर पीएच 7 हो गई है तो वो चीज़ होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये तीन तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं मोस्टली, कि लेस देन 7 जो है वो एसिडिक होंगे, ग्रेटर देन 7 जो है वो बेसिक हो गए, और इक्वल टू 7 जो है वो न्यूट्रल होते हैं सोल्यूशन यह चीज़ न्यूट्रल होती है। तो ये यहाँ पर अब लिखा हुआ है, आगे एमसीक्यू लिखा हुआ है, इफ़ द पीएच इज बिटवीन 9 और 14, अगर पीएच 9 और 14 के दरमियान तो क्या होगा, बताएं अब मुझे आप। तो साफ सी बात है बेसिक ही होगा ना, क्योंकि 9 और 14 के दरमियान है ना, 7 से ज़्यादा कह सकते हैं, तो ये बेसिक आपके पास होगा। नेक्स्ट अब फिनोल्फथलीन इज एन एग्जांपल ऑफ, फिनोल्फथलीन कौन सा इंडिकेटर आपके पास, रेडॉक्स है, प्रेसिपिटेशन है, एसिड बेस है, या नॉन ऑफ दिस, तो ये एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है फिनोल्फथलीन, जो आपके पास एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर, रेडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल कौन सी आपके पास है, तो रेडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल आपके पास जो है ना वो ये KMNO4 जो है आपके पास ये एक रेडॉक्स इंडिकेटर है। रेडॉक्स इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो अपना कलर तब चेंज करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दौरान। रेडॉक्स का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो, तब अपना वो कलर चेंज करता होता है। तो KMNO4 जो है ये रेडॉक्स इंडिकेटर आपके पास होता है। फिनोल्फथलीन आप पीछे पढ़ कर आए ना, ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है। पीएच ऑफ ब्लड की पीएच कितनी होती है पता है, 7.35 से लेकर 7.45, या इसको एवरेज 7.4 भी हम कहते होते हैं, 7.4 लिख लेंगे, 7.35 से लेकर 7.4 ये भी आपके पास है। डैश इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग पीएच ऑफ अ लिक्विड और सेमी सॉलिड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पीएच को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पीएच मीटर होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं पीएच को मेजर करने के लिए। सोल्यूशन विद देन बॉडी फ्लूइड कॉमनली कॉल्ड हाइपोटोनिक, कौन सा सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहेंगे, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, लोअर होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको कहते हैं हाइपो को, हाइपो का मतलब भी होता है कम, एक होता है हाइपर, हाइपर का वो होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जब वो ज़्यादा होता है उसको हम कहते होते हैं हाइपर। तीसरा आता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उनको हम कहते हैं आइसो। तो तीन तरह का सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपो वो होते हैं जिनका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाइपर वो होते हैं जिनका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनका इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश सोल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम कॉज श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यू, किस सोल्यूशन को बॉडी सिस्टम में डालें तो बॉडी के जो टिश्यू है उनको श्रिंक कर देगा, सुकेड़ देगा, उनको में से वाटर को रिलीज़ करवा देगा। कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, तो हाँ जी अगर हम बॉडी के अंदर ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो इंटर करेंगे ना, अगर बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक अगर बॉडी के अंदर डालेंगे ना तो वो क्या करेगा, बॉडी के टिश्यू को श्रिंक कर देगा, सुकेड़ देगा। और जैसे अगर हाइपरटोनिक को डालेंगे ना तो वो क्या करेगा, बॉडी के सेल को बर्स्ट कर देगा, मतलब कि तबाह कर देगा। बर्स्ट जो है ना ये है, दो एमसीक्यू आते होते हैं, हाइपोटोनिक से बर्स्ट हो जाते हैं सेल्स बॉडी के, और हाइपरटोनिक से वो क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं बॉडी के सेल्स। ये दो तरह के एमसीक्यूज हैं, श्रिंकेज किससे होती है, हाइपरटोनिक से, और बर्स्ट किससे होते हैं,
हाइपोटोनिक से होते हैं। ठीक है, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री होती है। अब वो समझाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। डैश इज वाइडली यूज्ड एन आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर। किस चीज़ को हम आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? आइसोटोनिक मॉडिफायर का मतलब होता है जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसको तब्दील करने के लिए, मतलब उसकी मतलब कम या ज़्यादा करने के लिए, थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेक्सट्रोज को और सोडियम क्लोराइड दोनों को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बोथ ए एंड सी जो है इसको आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन की को तब्दील थोड़ा बहुत करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों को। इज आल्सो यूज IV फॉर पेशेंट हु कांट फ्लूइड ओरली। किसको हम इस्तेमाल करते हैं? उन पेशेंट के लिए जो फ्लूइड को ओरली नहीं ले सकते होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं किसको? नॉर्मल सलाइन जिसको हम बोतल कहते हैं, ड्रिप कहते हैं आम ज़बान में, उसको यूज़ करते होते हैं। जो पेशेंट जो है वो ओरली कोई चीज़ नहीं खा सकते होते तो उनके लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, ड्रिप लगाते होते हैं। डैश इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर द डिजायर्ड एक्शन इन द बॉडी। वो कह रहा है एक लिविंग बॉडी के अंदर जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करना बॉडी के अंदर एक एक्शन शो करने के लिए, इसको हम क्या कहते होते हैं? डोजेज फॉर्म कहते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, डिस्पेंसिंग नन ऑफ दिस। तो इसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे कि ड्रग को डिलीवर करने का एक सिस्टम है बॉडी के अंदर जिसके जरिए बॉडी में जाकर वो ड्रग अपना एक्शन शो कर रही होती है। आगे आपके पास MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है आपके पास? एस्पिरिन, इंसुलिन, डाइजेक्सिन, ये सारी की सारी जो आपको पता ही है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। स्टार्च जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक आपके पास कंपाउंड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए। तो स्टार्च आपके पास एक एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है आपके पास? MCQ है ये वाला, मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो एक्सीपिएंट कौन सा मतलब काम नहीं करते क्या? इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं एक्सीपिएंट? जी बिल्कुल बढ़ाते हैं। एक्सीपिएंट का काम ही होता है कि वो बढ़ाना। तो इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी, उसकी प्लेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब वो ज़्यादा देर कायम रहे, बिल्कुल बढ़ाते हैं। तो इंक्रीज एलिगेंस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, उसको मतलब खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसको मेयार को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। दे हैव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं एक्सीपिएंट? जी बिल्कुल, ये नहीं होता, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि अगर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होंगे ना तो एक्सीपिएंट क्या करेंगे? ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर देंगे और ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके नेचर को तबाह कर देते हैं। तो एक्सीपिएंट जो है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, मतलब वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो ड्रग के साथ इंटरेक्ट वगैरह नहीं करते होते। बाकी तमाम खसूसियात एक्सीपिएंट की होती हैं। नेक्स्ट है, बेस में बी ऑफ इन नेचर। बेस जो है वो नेचर के लिहाज से क्या हो सकती है? लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है, बोथ बी एंड सी। तो बेस जो होती है ना वो सॉलिड भी हो सकती है या सेमी सॉलिड, दोनों हो सकती है, बोथ बी एंड सी नेचर के लिहाज से। मतलब सिंथेटिक तो लिक्विड भी होती है बेस, जैसे कि मिलती होती है आम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, वो आपके पास है ना NaOH है, वो बेस होती है। लेकिन नेचुरली जो बेस मिलती होती है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, बोथ बी एंड सी ऑप्शन होगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सपोजिटरी बेस। किसको सपोजिटरी बेस के लिए यूज़ करते हैं? तो थियोब्रोमा ऑयल जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी वो चीज़ें होती हैं जैसे कि जिसको हम कहते होते हैं बत्ती कहते हैं आम ज़बान में, या बच्चों में जब जो वो उनका पखाना नहीं आ रहा होता है, बच्चों में कब्ज़ हो जाती है, तो मतलब उनका रेक्टम या वेजाइना के जरिए यूज़ करते होते हैं, एनस के जरिए यूज़ करते होते हैं, उसको सपोजिटरी कहते हैं, जो कि जाके एनस या रेक्टम को खोल देती हैं। तो सपोजिटरी बनाने के लिए कौन सी बेस यूज़ करते होते हैं? तो थियोब्रोमा ऑयल होता है, मतलब वो ऑयल से होता है थियोब्रोमा ऑयल, ये बेसिक होती है जो कि सपोजिटरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। डैश ऑन द इनर्ट सब्सटेंसेस विच आर स्पेशल एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ ड्रग। कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको ऐड करते हैं ड्रग में उसको ज़्यादा करने के लिए, ड्रग को मिकदार को बढ़ाने के लिए यूज़ करते होते हैं? हाँ जी, तो आपके पास जो है ना कौन सी चीज़ होती है? डाइल्यूएंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ड्रग में इस्तेमाल करते हैं, उनकी बल्क ऑफ ड्रग की मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम डाइल्यूएंट्स कहते होते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च कैन बी यूज्ड एज। स्टार्च को इस्तेमाल कर सकते हैं डाइल्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, डिसइंटीग्रेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो स्टार्च को हम जो है ना वो बेसिकली इस्तेमाल करते होते हैं इस्तेमाल करते होते हैं ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ग्लाइडेंट्स के तौर पर भी होते हैं, और डिसइंटीग्रेंट के तौर पर इस्तेमाल है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन ठीक होगा। स्टार्च को हम तमाम चीज़ों के लिए जब यूज़ करते हैं स्टार्च को। नेक्स्ट आपके पास है कायोलिन कैन बी यूज एज। कायोलिन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ये ना आपने बस सिंपली याद रखने हैं MCQ कि इसको किस तरह याद करना है, क्योंकि अगर आप इनके पीछे समझने लग जाए, अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप पहले ये टॉपिक पढ़ लें। ये वाला साहब ये टॉपिक है डोजेज फॉर्म का टॉपिक एक है, उसके अंदर सारी ये लिखा हुआ है बेसिस के बारे में, डिसइंटीग्रेंट्स, इंग्रेडिएंट्स,
ग्लाइडेंट्स है, डाइल्यूएंट्स हैं, ये सारे के बारे में वहाँ लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये एमसीक्यू सही तरह समझ लग जाएंगे। अदरवाइज आप इनको इसी तरह पढ़ सकते हैं, बस याद रख सकते हैं कौन कौन से एमसीक्यू। कायोलिन कैन बी यूज है, कायोलिन को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास एक डाइल्यूएंट होता है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या डाइल्यूएंट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम ड्रग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब वो चिपके ना, मतलब बॉडी के साथ है ना, या इसोफेगस के साथ, स्टमक के साथ जब बॉडी में लेते हैं तो वो चिपके ना, डाइल्यूएंट वो होती है, मतलब उसको जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते होते हैं। ग्लाइडेंट्स भी वही होते हैं जो कि ड्रग को ईजिली मूव करने में हेल्प आउट करते होते हैं, उनको ग्लाइडेंट्स कहते होते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी में जाने के बाद ड्रग को तोड़ते फोड़ते हैं, ड्रग को टूटने में हेल्प आउट करते होते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं एक ड्रग के अंदर हम डाल डालते हैं ताकि ड्रग जो है वो अपना अच्छी तरह असर शो करे, ईजिली पास हो बॉडी से, ईजिली डिसइंटीग्रेट हो और ईजिली बॉडी से निकल भी जाए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करें, एक्सीपेंट्स ज़्यादा सारे होते हैं। आगे लिक्विड ग्लूकोज कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट, लिक्विड ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी, लुब्रिकेंट नहीं, इसको इस्तेमाल किस तरह करते होते हैं, हाँ जी, बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइडेंट के तौर पर है, डिसइंटीग्रेंट के तौर पर है, या ऑल ऑफ दीज के तौर पर है। ये लिक्विड जो ग्लूकोज है, तो लिक्विड ग्लूकोज जो है ये इसको बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लिक्विड ग्लूकोज को। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज, किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं एज, इधर ये मिस हो गया मुझसे मेरे ख्याल में शायद ना, तो ये है इसको लुब्रिकेंट, किसको इस्तेमाल करते हैं, ये लुब्रिकेंट यहाँ पे आना चाहिए बेसिकली। किसको लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट है, टाक है, अकेशिया है, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इन दोनों को जो है हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं। आगे है When surfactants are placed in two phases of different polarities in polar part, वो क्या जब सर्फेक्टेंट को, मतलब सर्फेक्टेंट जो सर्फ वगैरह, आप सर्फ की मिसाल ले लें, सर्फेक्टेंट को प्लेस करते हैं दो फेजेज में, जो पोलर पार्ट है वो किस तरफ जाता होता है। अब देखें सर्फ है, सर्फ एक सर्फेक्टेंट कह सकते हैं। अब जब सर्फ को पानी में मिक्स करते हैं तो जो झाग होती है ना झाग, वो नॉन पोलर पार्ट है, और जो उसके अंदर सर्फ के अंदर जो पोलर पार्ट है वो पानी का मिक्स है, मतलब नीचे पानी में एक सर्फ मिक्स होता है और एक ऊपर झाग बन जाती है। तो नीचे वाला पोलर पार्ट है और ऊपर झाग वाला कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ लिखा हुआ है कि पोलर पार्ट जो वो कहाँ जाएगा, पोलर पार्ट कहाँ जाएगा वाला, नीचे वाला पार्ट में, यानी कि हाई पोलैरिटी फेज, मतलब जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी वहाँ जाता होता है पोलर पार्ट, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो ऊपर झाग की शक्ल में जो है वापस बाकी रह जाता है होता है, ठीक है। आगे स्पेन इज एग्जाम्पल ऑफ, स्पेन जो है वो किसकी एग्जाम्पल आपके पास है, स्पेन जो आपके पास जो है ना वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की एग्जाम्पल आपके पास है जी। थोड़ी सी वीडियो लेंथ जरूर हो सकती है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आप एक वीडियो को एक घंटे को देख लेंगे ना तो आपके एमसीक्यूज काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोशिश करूँगा मैं आपको एक घंटे के अंदर अंदर सारी ये फार्मास्यूटिक ओवरऑल रिवाइज करवा दूँ, एमसीक्यूज कर दूँ। नेक्स्ट आपको बता, विद द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट, नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट की एग्जाम्पल कौन सी आपके पास होती है, तो नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट की एग्जाम्पल आपके पास है वो वी गम है, वी गम जो है ना आपके पास एक नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट वो होते हैं जो कि एक टैबलेट के, सॉरी जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट डालते होते हैं, जो कि जो एक सस्पेंशन के अंदर जो टैबलेट ड्रग होती है उसको सस्पेंड रखते होते हैं, मतलब मिक्स रखते होते हैं, नीचे नहीं बैठने देते होते हैं, उनको सस्पेंडिंग एजेंट कहते होते हैं। तो वी गम आपके पास एक सस्पेंडिंग एजेंट है। आगे भी जो फॉलोइंग कैन बी यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, ऑक्सीडेशन के खिलाफ है, वो ऑक्सीडेशन बॉडी में होगी ना तो बॉडी में अपने ऑक्सीडेशन होने की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और रिएक्शन स्टार्ट होने से बॉडी में जो है वो क्या कहते हैं, वो अपना जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सी चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एडिटेट डाई सोडियम है, एडिटेट डाई सोडियम जो है आपके पास ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैनेटोल यूज्ड एज, मैनेटोल का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत एमसीक्यू है, मैनेटोल का इस्तेमाल करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज की तरह होते हैं ये मैनेटोल जो आपका। मैगमाज और डोजेज फार्म, मैगमाज कौन से डोजेज फार्म है, ये सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होती हैं मैगमाज जो आपके पास है, ये सॉरी सेमी सॉलिड नहीं बल्कि ये लिक्विड डोजेज फार्म है, मैगमाज लिक्विड डोजेज फार्म होती है आपके पास। नेक्स्ट है डैश इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिजॉल्व, सोल्यूशन का वो पोर्शन जिसके अंदर दूसरी सब्सटेंस को हल किया जाता है उसको हम कहते होते हैं सॉल्वेंट। गौर से भी देखा, लिक्विड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन इन विच जिसके अंदर अदर सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते होते हैं।
पेंसिलिन वी हैव स्टेबिलिटी इन एक्वासिशन, पेंसिलिन वी जो है 5 कह सकते हैं, वी नहीं पेंसिलिन 5 की स्टेबिलिटी क्या होती है एक्वासिशन में, इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट सॉलिबिलिटी होती है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो पाती उसके अंदर। सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू बीपी, बीपी के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप क्या होते हैं 66.7% या W/V सोल्यूशन होते हैं बीपी के अकॉर्डिंग। और इसी तरह होता है यूएसपी, यूएसपी के अकॉर्डिंग जो है वो 33 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 33 जो है, सॉरी 85% जो होते हैं वो वाले, यूएसपी के अकॉर्डिंग 85 है और बीपी के अकॉर्डिंग जो है वो 66.7 होते हैं। तो ये 2 MCQs आपके पास है। आगे भी जो फॉलोइंग सिरप इज इम्प्लॉयड इन थेरापेटिक इलाज में कौन सिरप इस्तेमाल करते रहते हैं, मेडिकेटेड सिरप इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए। सुक्रोज में भी रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर सब्सटीट्यूट सच एज द, सुक्रोज को किस शुगर से रिप्लेस करते हैं, ऑल ऑफ दीज, तमाम शुगर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट इन यूज एज प्रिजर्वेटिव विद इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सोडियम बेंजोएट को हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन कितनी मिकदार डालते हैं, मतलब डोजेज के अंदर इसकी मिकदार कितनी होती है, 0.1 से लेकर जनाब 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर ये वाला ऑप्शन ठीक है, 0.1 से लेकर 0.2% जो है। परकुलेशन मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, परकुलेशन मेथड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, परकुलेशन मेथड जो हम इस्तेमाल करते होते हैं बोथ A एंड C, सिरप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और टिंक्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बोथ A एंड C ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ, सिरप शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, सिरप को 30 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। स्क्रोज रिटार्ड, स्क्रोज क्या करती है, स्क्रोज जो होती है वो रिडक्शन को कम करती है, ऑक्सीडेशन को, प्रेसिपिटेशन को, बहुत स्क्रोज बेसिकली जो वो ऑक्सीडेशन को रोकती होती है, ऑक्सीडेशन को कम करती है, ताकि ऑक्सीडेशन नहीं होगी ना तो बॉडी तो इजीली जो ड्रग है वो स्टेबल रहेगी। दैट रिक्वायर्स डाइल्यूशन ऑफ बिफोर यूज और एडमिनिस्ट्रेशन, इस्तेमाल करने के लिए किसको पहले जो है वो डाइल्यूट करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, उसके पास पानी मिक्स करना पड़ता है। सिरप के पानी मिक्स करते हैं नहीं करते, ऑन करते हैं नहीं करते, क्रीम करते हैं नहीं करते, तो एलिक्सर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको डाइल्यूट करते होते हैं इस्तेमाल करने से पहले। एलिक्सर कंटेनिंग मोर देन डैश ऑफ अल्कोहल आर सेल्फ प्रिजर्विंग, कितने % अगर अल्कोहल होगी तो एलिक्सर जो है सेल्फ प्रिजर्विंग है, मतलब अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो 10 से 12% अल्कोहल वाले जो एलिक्सर्स होते हैं जिनके अंदर इतनी अल्कोहल होती है वो सेल्फ प्रिजर्विंग होती है, अपने आप को लंबे अरसे के लिए महफूज रखते हैं, मतलब हमें उसको महफूज रखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद डाइजॉक्सन एलिक्सर कंटेन अल्कोहल, डाइजॉक्सन एलिक्सर में कितने % अल्कोहल होती है, डाइजॉक्सन एलिक्सर में 10% अल्कोहल होती है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू एलिक्सर, एलिक्सर के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो रही है इसलिए। एलिक्सर जो है ना वो मोर स्वीटर देन सिरप, सिरप से ज़्यादा मीठे होते हैं, ये बात गलत लिखी हुई है, स्वीटर ज़्यादा नहीं होते सिरप से एलिक्सर। नेक्स्ट MCQ आपके पास है जी, विच ऑफ फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज यूज एज इंटरनली टॉपिकली, इंटरनली और टॉपिकली बैरोनी तौर पर, बैरोनी में और इंटरनली किसको इस्तेमाल करते हैं, जो टिंक्चर जो होते हैं इसको इस्तेमाल करते होते हैं, टॉपिकली भी इस्तेमाल करते हैं और जो है बैरोनी अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जख्म कम जैसे कि जख्म कट होते हैं अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और टॉपिकल ऊपर भी अप्लाई करते हैं, जब इंजेक्शन लगाते हैं ऊपर साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करता है, टॉपिकली भी इस्तेमाल कर ले और इंटरनली भी यूज़ कर रहे हैं टिंक्चर को। मैसिलेशन इज अप्लाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, मैसिलेशन जो है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, किस चीज़ के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं, मैसिलेशन वाला प्रोसेस जो होते हैं, मैसिलेशन जो आपको पता है टिंक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल हम करते होते हैं, मैसिलेशन वाला जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट MCQ, टिंक्चर कंटेन अल्कोहल, टिंक्चर में अल्कोहल कितने % होती है, 15 से 80% अल्कोहल जो है वो टिंक्चर के अंदर पाई जाती होती है। सस्पेंशन पार्टिकल रेंज फॉल बिटवीन, सस्पेंशन पार्टिकल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मतलब कितने हम डालते हैं सस्पेंशन में पार्टिकल जो होते हैं कितनी उसकी रेंज होती है, तो इसी 10 से लेकर 15 जो है माइक्रोमीटर जो है ये आपके पास जो है ना इसकी होती है रेंज सस्पेंशन पार्टिकल्स की जो हम डालते होते हैं एक सस्पेंशन के अंदर। विच द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ गुड सस्पेंशन, एक गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, शुड नॉट फॉर्म केक, उसको केक नहीं बनाना चाहिए, मतलब उसको सस्पेंशन के अंदर नीचे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठ कर वो एक सॉलिड सा बन जाता है, सॉलिड मास सा बन जाता है, तो वो सॉलिड मास नहीं बनाना चाहिए सस्पेंशन को, तो सस्पेंशन की ये एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है। विच द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब इसको दोबारा बना सकते हैं, वो कौन सा होता है, तो ये तमाम का तमाम एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये तमाम का तमाम जो है ना वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन होते हैं। आगे बच्चे फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन जो होते हैं ना उसको हम ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर, एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब जिससे वक्ती तौर पर बनाते होते हैं सस्पेंशन को, मतलब जैसे एक सस्पेंशन होता है ना वो लिखा होता है कि आप 7 दिन इस्तेमाल करेंगे या 14 दिन इस्तेमाल करें, तो वो लिखा होता है, मतलब सस्पेंशन को हम ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इसका जब बनाया तो बनाने के बाद उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता होता है। इन इमल्जन एक्सटर्नल फेज आल्सो कर, इमल्जन में एक्सटर्नल फेज को क्या कहते होते हैं, एक्सटर्नल फेज को कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं और डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं, बोथ B एंड C कहते हैं। इमल्जन में 2 फेज होती है, एक होती है
डिस्पर्शन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो एक्सटर्नल होगी उसको कहते होते हैं डिस्पर्शन मीडियम कहते होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, डिस्पर्शन। और जो इंटरनल होती है ना उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैनिशिंग क्रीम इज द एग्जांपल ऑफ, वैनिशिंग क्रीम जो है वो किसकी एग्जांपल आपके पास है, और वैनिशिंग जो क्रीम होती है आपके पास वो आपके पास जो है ना वो ऑयल एंड वाटर की एग्जांपल होती है। वैनिशिंग क्रीम ऑयल वाटर इमल्जन की एग्जांपल होती है। तो OW इमल्जन आपके पास है, वैनिशिंग क्रीम जो है। विद द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड फेज इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज कौन, अब देखो डिस्पर्स वही, डिस्पर्स का मतलब बिखरने वाली, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स्ड फेज कौन सी होगी, वाटर, ऑयल, नॉन ऑफ दीज। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर इन ऑयल, पानी बखेरा गया है ऑयल के अंदर, तो डिस्पर्स्ड कौन सी चीज़ हो रही है, वाटर डिस्पर्स हो रहा है, वाटर जो है डिस्पर्शन फेज है यहाँ पे। इन विच मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू ऑयल, वो कहता है इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं ऑयल के अंदर बिफोर एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करने से पहले ना हम ऑयल ऐड करते हैं। किस मेथड में ऐसा करते होते हैं, तो हम जो ड्राई गम मेथड जो होता है तैयार करने का, इमल्जन को तैयार करने का, वो इसमें हम जो वो क्रीम इमल्जन को तैयार करने का, इसमें हम जो है वो ड्राई गम मेथड में हम पहले ऑयल ऐड करते हैं, बाद में हम वाटर ऐड करते हैं, इसलिए इसको ड्राई कहते हैं। ड्राई का मतलब खुश्क है, आपका पानी बाद में ऐड कर रहे हैं, इसका नाम जो है वो ड्राई गम मेथड होगा। विद द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं। किस मेथड को हम कहते होते हैं, तो ड्राई गम मेथड जो होता है इसको हम जब कॉन्टिनेंटल मेथड भी हम कहते होते हैं, ड्राई गम मेथड को। नेक्स्ट आपके पास MCQ है, इन विच मेथड प्रोपोर्शन ऑफ द ऑयल वाटर गम फॉर प्राइमरी इमल्जन इज, किस मेथड में ऑयल वाटर और गम के लिए जो रेशो होती है वो इतनी होती है, तो बॉटल मेथड जो होता है इसमें रेशो जो है इतनी होती है 4:4:2 होती है रेशो तैयार करने के लिए। सेपरेशन ऑफ इंटरनल फेज फ्रॉम इमल्जन से इंटरनल फेज को अलग करना क्या कहलाता होता है, क्रैकिंग कहलाता होता है, मतलब तोड़ना कह सकते हैं, मतलब इंटरनल फेज को अलग करना मतलब उसको तोड़ रहे हैं, इमल्जन को, दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। इन लिनीमेंट्स हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल इज एम्प्लॉयड, हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं वैन कब, जब क्या होता है, रूब बेफिशिएंट डिजायर्ड होता है, काउंटर इरिटेंट एक्शनरी डिजायर्ड होता है, मैसेज डिजायर्ड होता है, या बोथ B and C है, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ B and C जो है इसका ऑप्शन होगा, जब दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं, बोथ B and C ऑप्शन उसका ठीक होगा। आगे है डैश इज यूज टू अटैच द वॉल्व प्रॉपर्ली टू द कंटेनर इन एरोसोल, एरोसोल में जो वॉल्व इसको प्रेस करते हैं और जो स्प्रे सी होती है, तो वो एरोसोल में जो वॉल्व होता है, वॉल्व के साथ हम क्या अटैच करते हैं, यूज टू अटैच द वॉल्व प्रॉपर्ली टू कंटेनर इन एरोसोल। एरोसोल में हम जब वॉल के साथ क्या अटैच होता है, क्या चीज़ अटैच होती है, मतलब वो स्प्रे होते हैं, हमें पता है वॉल के साथ एक कैप होता है, माउंटिंग कैप होता है, लगा होता है, जो जिसको मतलब जो कि उसके साथ वॉल से लगा होता है, उसको अटैच करने के लिए, इसको रब पकड़ने के लिए, तो माउंटिंग कैप लगा होता है उस एरोसोल का। डैश इज यूज टू होल्ड गास्केट इन प्लेट, गास्केट इन प्लेट, प्लेट जो नीचे प्लेट लगी होती है ना, मतलब ये एरोसोल के अगर मैकेनिज्म पढ़े ना बुक के ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, वहाँ से आपको समझ लगे कि सही तरह से ये किस तरह से वर्क करता है। तो वो आज पर जो गास्केट लगी होती है प्लेट में, उसको होल्ड रखने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते होते हैं, तो उसको होल्ड रखने के लिए हम स्प्रिंग यूज़ करते होते हैं, ये वाला इसका ऑप्शन नंबर D ठीक होगा, स्प्रिंग यूज़ करते होते हैं उस गास्केट को होल्ड करने के लिए प्लेट के अंदर। नेक्स्ट टाइम विद द फॉलोइंग एक्वेटर इज यूज फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा एक्टुएटर यूज़ करते हैं, एक्टुएटर का मतलब है यानी कि एरोसोल्स के अंदर जो चीज़ जिसने उस एरोसोल को बाहर निकालना होता है, एक्वेटर का मतलब बाहर निकालने के लिए प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ जो है ना वो सेमी सॉलिड प्रोडक्ट को निकालने के लिए, बाहर स्प्रे करने के लिए कौन सी चीज़ स्प्रे यूज़ करते हैं, फोम उसके अंदर बना होता है, या स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन कुछ इस तरह होती हैं, या सॉलिड फॉर्म में आपके पास जब वो लगा होता है, मतलब उसके मिला। तो इक्वेटर जो होता है वो सॉलिड होता है, मतलब जो प्रेस होता है, प्रेस करते हैं तो वो इक्वेटर एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट जब वो बाहर निकल जाता है, मतलब उसको सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है ना, उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए निकालने के लिए, तो सेमी सॉलिड होता है जो कि उसको नीचे से धक्का लगाता है और ऊपर जो स्प्रे होकर बाहर निकल जाती होती है, ठीक है। अब वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल फॉर इनहेलेशन, वो कहते हैं एक बहुत इंस्ट्रूमेंट जो इसको इनहेलेशन को यूज़ करते हैं, तो पता ही आपके पास है वो नेबुलाइजर, आपके पास अगर वेपोराइजर नेबुलाइजर होता है जिसको इनहेलेशन के लिए हम यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पेरेंटल के बारे में कौन सी जो बयान जो है वो आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो कंटेन फाइबर, उसमें फाइबर नहीं होते, मतलब पायरोजन फ्री होती है, स्टेराइल भी होती है, एक्वस व्हीकल यूज़ करते हैं, तो कंटेन फाइबर उसके अंदर नहीं होता, किसके अंदर, पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि इसके लिए बड़ी ज़रूरी है, डायरेक्ट वेन में लगते होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते होते हैं, उसमें फाइबर ज़रूरी नहीं होते, फाइबर नहीं होते।
विच द फॉलोइंग रूट हैज़ रैपिड ऑनसेट रिडक्शन। रैपिड ऑनसेट रिडक्शन जो वो IV का होता है, पता ही आपको है। पेरेंटल रूट इज प्रेफर्ड व्हेन ड्रग इज क्या होती है, इनएक्टिवेट, मतलब जब ड्रग है इनएक्टिवेट, ड्रग बॉडी के अंदर जो है GIT के अंदर जब इनएक्टिवेट हो जाती है, जब हो रही होती है, तब हम पेरेंटल रूट जो है वो प्रेफर करते होते हैं, मतलब कि IV जो प्रेफर। विद द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन पेरेंटल। पेरेंटल में कौन सी चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करते हैं, एंटी माइक्रोबियल कलरिंग एजेंट को करते होते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ताकि जो कलरिंग एजेंट वो मिक्स ना हो जाए उस इंजेक्शन के साथ, और जब मिक्स हो जाएंगे तो वो डायरेक्ट ब्लड में लगना होता है और कोई ना कोई वो रिएक्शन काज ना कर दें, इसलिए कलरिंग एजेंट जो है वो हम टैब इंजेक्शन में इस्तेमाल नहीं करते, स्ट्रिक्टली सख्ती से मना किए गए। डैश इज इम्प्लॉयड एज ए मल्टी डोज कंटेनर, जो वो वाइल होती है, आपको पता है एम्प्यूल नहीं बल्कि वाइल होती है, जिसके हम मल्टी डोज निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा इंजेक्शन में निकाल सकते होते हैं। व्हेन एडेड टू वाटर द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू कोलैबोरेट। जब वाटर को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस को जब रिएक्ट करते होते हैं तो वाटर के साथ क्या चीज़ बनती होती है, वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती होती है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते होते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम कहते होते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर सब्सटेंस, ग्रेन्यूल को पाउडर सब्सटेंस से तैयार करते हैं। द पार्टिकल विच आर मेड अप ऑफ, इसके पार्टिकल किस चीज़ के बने होते हैं, इसके पार्टिकल जो है ना ग्रेन्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मतलब जो बनते होते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके पास बने होते हैं जी, इसके जो बोथ A एंड B सॉल्वेंट के भी बने होते हैं और ग्लाइडेंट्स के भी बने होते हैं, मतलब किस चीज़ को ऐड करके जब वो बनाते होते हैं, तो बोथ B एंड C ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज देन फोल्डेड इज, वो कहते हैं एक छोटा सा पीस पाउडर का हिस्सा जिसको हम रखते हैं पेस्ट थोड़े से पेपर में रखते होते हैं, उसको फिर फोल्ड कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिवाइडेड पाउडर, मतलब को डिवाइडेड पाउडर है, मतलब कि छोटा छोटा पाउडर है, मतलब जो फाइनली जो है उसको ब्रेक डाउन किया हुआ हो उसको हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर कहते होते हैं, मतलब ऐसा पाउडर का पोर्शन जिसको थोड़े से पेपर के ऊपर रखते होते हैं और उसके बाद में फिर फोल्ड कर लेते हैं, तो उसको हम डिवाइडेड पाउडर कहते होते हैं। बल्क पाउडर वो होता है जो बड़ा बड़ा टुकड़े फॉर्म में होता है, वो बल्क होता है, ठीक है। तो डिवाइडेड वो होता है जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल के फॉर्म में हो, बिल्कुल बारीक हो, आटे की तरह कह सकते हो, ठीक है, या सूजी की तरह बस हो, उसको डिवाइडेड पाउडर हम कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ आपके पास है ये आर डिस्पर्स्ड इन सिफ्टर टाइप कंटेनर और प्रेशर एरोसोल। वो कह रहे हैं किस प्रेशर एरोसोल में किस चीज़ को हम डिस्पेंस करते हैं, मतलब सिफ्टर टाइप कंटेनर में या प्रेशर वाले जो एरोसोल होते हैं उस कंटेनर में किस चीज़ को जो इस्तेमाल करते होते हैं, मतलब किस चीज़ को डिस्पेंस करने के लिए कौन सी चीज़ में डालते होते हैं। प्रेशराइज्ड एरोसोल में डिवाइडेड पाउडर को डालते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए डस्टिंग पाउडर को, या बोथ B एंड C, तो बोथ B एंड C जो है इसमें एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और डस्टिंग पाउडर के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रेशराइज्ड एरोसोल को हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। विद द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द बल्क पाउडर अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ डिस्पेंसिंग के अकॉर्डिंग बल्क पाउडर की एग्जांपल कौन सी होती है, ORS एनर्जेटिक है, लैक्सेटिव है, या आपके पास है ना बोथ B एंड C आपके पास है। तो आपके पास लैक्सेटिव जो आपके पास ये है जो एक बल्क पाउडर की मोड ऑफ डिस्पेंसिंग के लिहाज से ना बल्क पाउडर की एग्जांपल है आपके पास लैक्सेटिव, आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट है टैबलेट आर इंटेंडेड फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट को हम तमाम रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता ही आपका बक्कल के लिए यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों के लिए। कंप्रेस टैबलेट और टैबलेट दैट आर मेड अप ऑफ द सिंगल कंप्रेशन, जो सिंगल कंप्रेशन से बन जाती है उनको करते हैं सिंगल। अ टैबलेट विद इन अ टैबलेट इज एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। एक ऐसा टैबलेट जिसको कई दफ़ा कंप्रेस करके बनाया जाता होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट कहते होते हैं, ठीक है। ब्रूफोन एग्जांपल ऑफ ब्रूफोन जो है वो किसकी एग्जांपल होती है, ब्रूफोन जो आपके पास जो है एक शुगर कोटेड टैबलेट है, इसको होता है शुगर की कोटिंग होती है ब्रूफोन जो है शुगर कोटेड। दैश कोटेड विद मेक द टैबलेट टू पास थ्रू स्टोमक एज ब्रेक इनक्लाइन मिडम ऑफ द इंटेस्टाइन। कौन से टैबलेट जिसके ऊपर इस तरह की कोटिंग करते हैं कि वो स्टोमक से बच जाती है और छोटी आंत में जाकर जब वो अपना असर शो करती है, तो ऐसी टैबलेट को हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। मतलब एंटेरिक का मतलब होता है मैदा स्टमक, जो स्टमक से बच जाती है और छोटी आंत में जाकर डिजोल्व होती है ना, उसको कहते होते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते होते हैं। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ टैबलेट कंटेन दोज विच आर डिस्ट्रॉयड एंड इनएक्टिवेटेड आर नॉट एब्जॉर्ब इन। कौन सी टैबलेट ऐसी होती है जो GIT में इनएक्टिवेट होती है, डिस्ट्रॉय होती है और GIT में जाती ही नहीं है। तो आपके पास जो बक्कल या सब लिंगो जो टैबलेट होती है वो जो आपके पास GIT में जाती नहीं, मतलब वो नीचे ज़बान रखते हैं और वहीं पे अपना असर शो करके ना वो बॉडी से निकल जाती होती है, बॉडी में अपना असर शो करती है। डिक्लोरान किसी एग्जांपल, डिक्लोरान एग्जांपल जो है किसकी होती है, फिल्म कोटेड है, शुगर कोटेड है, इंटेरिक कोटेड है या सस्टेन रिलीज टैबलेट है। तो आपको ये सस्टेन रिलीज होती है, मतलब बुलबुले बनाती होती है ये वाली डिक्लोरान जो टैबलेट होती है। एस्प्रिन भी इसकी एग्जांपल सस्टेन रिलीज होती है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं करते, बॉटल मेथड इस्तेमाल नहीं करते, बाकी तमाम के तमाम जो मेथड है वो टैबलेट को बनाने के, बॉटल मेथड जो है इसको हम क्रीम बनाने के लिए या इमल्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं।
नेक्स्ट है फिनिशिंग एंड कलरिंग इज अ स्टेप इन कोटिंग। कोटिंग में फिनिशिंग और कलरिंग करना कौन सा स्टेप है? ये फोर्थ स्टेप होता है, चौथा स्टेप होता है फिनिशिंग और कलरिंग। विच द फॉलोइंग इज कैन बी यूज फॉर द फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग के लिए कौन सा यूज़ करते होते हैं? कार्बोवैक्स जो होता है इसको फिल्म कोटिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल, मतलब वैक्स जो होती है ना, वैक्स में पड़ा था, वैक्सीज जो होते हैं, वैक्स जो होती है उसको कोटिंग कवरिंग के लिए यूज़ करते होते हैं, प्लास्टिक के लिए, ठीक है, या टैबलेट के कैप्सूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्म कोटिंग के लिए हम जब कार्बोवैक्स इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते होते। कंप्रेशन कोटिंग इज आल्सो कॉल्ड। कंप्रेशन को हम कोटिंग को हम क्या कहते होते हैं? प्रेस कोटिंग कहते हैं, ड्राई कोटिंग कहते होते हैं, एयर सस्पेंस कोटिंग कहते होते हैं, या बोथ ए एंड बी कहते होते हैं। तो इसको बोथ ए एंड बी कहते होते हैं। इसको प्रेस कोटिंग भी कहते होते हैं और ड्राई कोटिंग कहते हैं। कंप्रेस कोटिंग मतलब कंप्रेस करके कोटिंग बनानी, इसको बोथ ए एंड बी कहते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आर ईजर टू स्वेलो, किसको निगलना आसान होता है? जेल कैप्सूल, मतलब जो जेल टाइप जो कैप्सूल जो जेली टाइप उनको निगलना आसान है। जो जेल होती है ना वो बॉडी इजीली मतलब स्लिप हो जाते हैं और बॉडी के अंदर से फिगर से इजीली घुस जाते होते हैं। कैप्सूल कैन नॉट बी यूज फॉर द कैप्सूल को किस लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक्वस के लिए, अल्कोहल के लिए, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्कोहल के लिए भी यूज़ नहीं करते और एक्वस के लिए भी यूज़ नहीं करते होते। किसको बोला? कैप्सूल को, मतलब कैप्सूल के अंदर हम ये चीज़ें डालनी, बस कैप्सूल को सिर्फ लिक्विड नहीं डाल सकते, कैप्सूल के अंदर मतलब फैट डाल सकते हैं, चिकनाई डाल सकते हैं, जैसे कि वो एवियन कैप्सूल होते हैं, या पाउडर डाल सकते हैं, या ग्रैन्यूल डाल सकते हैं, या सॉल्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। मतलब एक्वस या अल्कोहल के लिए इस्तेमाल नहीं करते होते कैप्सूल को, क्योंकि वो कैप्सूल को ख़राब करते हैं, कैप्सूल इस तरह ख़राब हो जाता है। ठीक है। रेक्टल स्पोस्ट्री आर अवेलेबल इन वेट इन चिल्ड्रन। रेक्टल स्पोस्ट्री किस साइज़ की होती है? 1 ग्राम के इसकी साइज़ होती है। बी ने लिखा हुआ है कि 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम के अवेलेबल है। मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर, ईयर के लिए कौन सा होते हैं? ओरल स्पोस्ट्री होती हैं जो मतलब कि ईयर के लिए होते हैं। नेसल जो होते हैं नाक के लिए होते हैं। रेक्टल जो है वो जो रेक्टम के लिए होते हैं। नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता है, तो ओरल ही बचता है, तो ओरल स्पोस्ट्री होती है जो कि ईयर के लिए यूज़ करते होते हैं। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ द थियोब्रोमा कोका। थियोब्रोमा के कोका के सीड से कौन सी चीज़ को हम हासिल करते होते हैं? तो थियोब्रोमा जो है के सीड से हम कौन सी चीज़ हासिल करते होते हैं? फैटी या ओलेजिनस बेसिस जो होती हैं वो हासिल करते होते हैं। थियोब्रोमा कोका के सीड से हम फैटी या ओलेजिनस बेसिस जो हासिल करते हैं। लेनोलिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। लेनोलिन जो है ये किसकी एग्जांपल है? ये एब्जॉर्प्शन की बेसिस है, ओलेजिनस बेसिस की एग्जांपल है, या इमल्शन बेसिस की एग्जांपल है? आपके पास है किसकी एग्जांपल है? ये आपके पास एक एब्जॉर्प्शन बेसिस की एग्जांपल है, लियोनिन। मेथड इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को तैयार करने का मेथड कौन सा होता है? आपने पीछे पढ़ कर आए हैं, आपके पास जो है ना ऑइंटमेंट को तैयार करने का ट्रिचुरेशन मेथड भी होता है, पीछे नहीं पड़ा, फ्यूजन मेथड भी होता है, तीनों मेथड सॉरी ट्रिचुरेशन मेथड भी होता है, फ्यूजन मेथड भी होता है, बोटल नहीं होता। बोथ बी ए एंड बी, ये दोनों मेथड या फ्यूजन और ट्रिचुरेशन, ये ऑइंटमेंट को तैयार करने के लिए, और बोटल मेथड जो आपके पास है वो क्रीम को तैयार करने का होता है। पीछे पढ़ कर आइए। लेजार पेस्ट हैज़ प्रॉपर्टी। लेजार पेस्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती होती है। ड्रग दैट टेकन टुगेदर प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। ऐसे ड्रग जो इकट्ठा लें तो वो ज़्यादा असर शो करती होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये ड्रग साइनर्जी कहते होते हैं, मतलब ड्रग साइनर्जी कहते होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। एन इंट्रैक्शन, एसिड इंट्रैक्शन ड्रग के दरमियान जिसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, तो इसको क्या कहते होते हैं हम? ड्रग एंटागोनिज्म का ड्रग उसके के उलट हो गई हैं, एंटागोनिज्म हो गई हैं। आरएक्स का मतलब क्या होता है? आरएक्स का मतलब होता है यू टेक, जो मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। प्रिस्क्रिप्शन का ऊपर लिखा होता है कि यू टेक, आपने ये चीज़ लेनी है, तो जो उधर लिखा होता है यू टेक, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये लिखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको उससे पता है सुपरस्क्रिप्शन इज ऑलवेज रिटन एट द प्रिस्क्रिप्शन की किस साइड पर सुपरस्क्रिप्शन लिखा होता है? टॉप राइट साइड पर लिखा होता है सुपर प्रिस्क्रिप्शन। वर्थ कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज, पैकेज कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स जो होते हैं, कार्टन भी होता है, क्लोजर भी होता है, कंटेनर भी होता है, बॉक्स भी होता है, सब। सुटेबल पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द, सुटेबल पैकेजिंग किस लिए होती है? प्योरिटी के लिए भी होता है, पोटेंसी के लिए, स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज तमाम चीज़ों के लिए सुटेबल पैकेजिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। प्रोडक्ट प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट किस में रखते होते हैं? प्रोडक्ट को हम रखते होते हैं कंटेनर के अंदर रखते हैं। कंटेनर के अंदर रखने के बाद उसके बाद फिर आप क्लोजर लगाते हैं, ढकना लगाते हैं, ढकना लगाने का उसका कॉटन बॉक्स के अंदर कॉटन रखते हैं, और कॉटन के बाद फिर उसको हम बॉक्स के अंदर रख देते होते हैं। इस तरतीब होती है। पहले कंटेनर में रखते होते हैं, कंटेनर के बाद ढकना लगाएंगे, ढकना लगाने के बाद कॉटन में रखेंगे। कॉटन मतलब जो एक सिरप होता है, सिरप का जो ऊपर वाला जो होता है वो पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर सिरप होता है, वो कॉटन, कॉटन को फिर हम बहुत से कॉटन जो उनको एक बॉक्स के अंदर वो प्लेस कर देते होते हैं। नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ लिक्विड एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीलीटर ml आ रहा है, यहाँ भी ml है, तो ये होगा V/V, यानी कि वॉल्यूम इन वॉल्यूम। कौन सा होगा जी? वॉल्यूम इन वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है। फॉरनेट स्केल जो होता है इसके अंदर कितनी डिवीजन होती है? 180 डिवीजन होती है फॉरनेट स्केल के अंदर। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नाउन एज द डेंसिटी, इसको हम कहते होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के फॉरनेट स्केल में कितना होता है? 212 F होता है। तो फॉरनेट स्केल स्टार्ट 212 पे एंड होता है, और आई थिंक सो स्टार्ट होता है, पता नहीं कितने स्टार्ट है, पता ही नहीं, 212 पे एंड होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट होगा।
नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इन 100 ml। अब ये देखो नंबर ऑफ ग्राम यहाँ पे आ गया और 100 ml आ गया, यानी कि ये ग्राम है और ये क्या है V है, तो ये आपके पास आ गया W/V, तो वेट ओवर वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू, हेक्टोग्राम जो है वो 100 ग्राम के इक्वल, हेक्टो का मतलब ये होता है 100, ठीक, 100 ग्राम के इक्वल होते हैं। फिर सेंट मीन, सेंट का मतलब होता है 100, 1/100, मतलब सेंट का मतलब 1/100 होता है, 1000 नहीं होता, 100 अकेला 1/100, सेंट का मतलब 1/100वें हिस्से का 1 हिस्सा, यानी कि 1/100 होता है। 1 टीस्पून फॉर, 1 टीस्पून जो होता है, 1 चम्मच चाय का जो चम्मच होता है उसमें कितना लिक्विड होता है, 5 ml जो लिक्विड उसके अंदर भरा जाता होता है 1 टीस्पून के अंदर। द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, वेट कहते होते हैं। 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl सोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ जो NaCl सोल्यूशन होता है 10% होता है, वो किस एग्जाम्पल आपके पास है। अब देखो 10% सोल्यूशन है, ये आपको 10% NaCl का सोल्यूशन आपके पास है ना, तो ये आपके पास है वेट इन वॉल्यूम, मतलब पहला ऑप्शन ठीक होगा। क्विड मीन्स, क्विड का मतलब क्या होता है, 4 times a day, क्विड 4 times है। उसके बाद है आपके पास है बिड होता है ट्वाइस अ डे, ON वंस होता है वंस अ डे ON, ठीक है। उस तरह एक होता है टिड होता है थ्राइस अ डे, टिड बिड और ओ वंस होते हैं मेरे ख्याल में होते हैं, तो ये बिड ट्वाइस अ डे, टिड थ्राइस अ डे, और क्विड का होता है क्वार्टर अ डे, यानी कि 4 times a day होते हैं। वी द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू रिमूव फैट फ्रॉम द मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, वो कहते हैं किस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं मिल्क से हम जो वो फैट को रिमूव करने के लिए, तो हम बधानी या सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब रिड़कते हैं उसको, हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ऐसे गोल को घुमाते होते हैं तो मक्खन लैदा होता है और स्किम्ड मिल्क लैदा होता है। या किस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर फाइनल प्रोडक्ट से रिमूव करने के लिए डेसिकेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, खुश्क कर लेते हैं, डिस्टिलेशन नहीं करते, डीलिक्विफिकेशन भी नहीं करते, डिकंटेशन भी नहीं करते होते। किस मटेरियल दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग टू फॉर्म सोल्यूशन इज कॉल्ड, जो चीज़ें सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करके ना सोल्यूशन बना दें, उन चीज़ों को क्या कहते होते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कहते होते हैं। प्रोसेस यूज टू सेपरेट आउट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन के सॉल्युबल पोर्शन से ना इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते होते हैं डीकंटेशन कहते होते हैं, मतलब कि इसको कहते होते हैं नथाड़ना कहते होते हैं, नथाड़ लेना, ठीक है, डीकंटेशन कहते हैं। Dutch process is by which components mixture are separated according to a different boiling point, different boiling point पर components लहदा हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब पार्ट वाइज जो है वो लहदा होना, पार्ट वाइज लहदा होना, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो फ्रैक्शनल होगा मतलब पार्ट वाइज। स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट के जरिए जहाँ स्पॉन्टेनियस लॉस होना वाटर का, इसको हम क्या कहते होते हैं, स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर जो है, तो इसको हम कहते होते हैं, क्या कहते हैं जी, एफ्लोरेसेंस कहते हैं जी, ठीक है, एफ्लोरेसेंस कहते हैं, ये डेफिनेशन है, ये बोल के। कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू गैस फेज कन्वर्ट होना, इसको क्या कहते हैं पता ही आपको है, इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो वेपोराइजेशन भी कहते हैं इसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे जी। नेक्स्ट आपको है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी की बेस पे सब्सटेंसेस को अलग करना, इसको क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है जी। सॉल्युबिलिटी की वोलेटिलिटी की बेस पे सब्सटेंसेस को अलग करना डिस्टिलेशन कहलाता होता है। सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय रोटेशन करके सॉलिड को लिक्विड से अलग करना क्या कहलाता होता है, पीछे पढ़ कर आए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। मतलब जब रोटेशन की बात आ जाए तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही होगा ऑटोमेटिक। अक्युमुलेशन ऑफ O2 ऑन सरफेस ऑफ आयरन की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन का जमा होना क्या कहलाता होता है, ये रस्ट लगता है, जंग लगता है, और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है, बल्कि रस्ट जंग लगता है, जो जंग लगता होता है ना, एक ऑक्सीजन जमा होती है आयरन की सरफेस के ऊपर, उससे जंग लगता है, तो ये एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस, जो चीज़ दूसरी सब्सटेंस में डिसॉल्व होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम सॉल्यूट कहते होते हैं। हीटिंग ऑफ सॉल्ट को हीट करना, जब तक वो पिघल जाए उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, पिघलना कहते हैं, फ्यूज हो गया, पिघल गया। हीटिंग लिक्विड एंड इट रिलीज वेपर, जब वेपर रिलीज कर दे इसको हम क्या कहते होते हैं, बॉइलिंग, मतलब जब वो एक चीज़ बॉइल उबलना शुरू होती है तब उसके वेपर बनना स्टार्ट होते हैं, भाप बनना स्टार्ट होती है, तो बॉइलिंग कहते होते हैं। द प्रोसेस इन विच यूज मॉडर्न एंड पेस्टल रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल साइज को कम करने के लिए हम पॉटल और डंडा सोटा जैसे और छोटा हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिचुरेशन, पीसना कहते हैं, ट्रिचुरेट कर रहे हैं, पीसना कहते होते हैं, ठीक है। इसमें मोटर और पेस्टल यूज़ करते होते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस टू फाइन पाउडर वाइन वेट, इसको हम कहते होते हैं लेविगेशन कहते हैं, मतलब गीला करके हम उसको पीसना कह सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग इज अनदर नेम ऑफ, फ्रीज ड्राइंग किसका दूसरा नाम है, लायोफिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है फ्रीज ड्राइंग। तो ये जो है फार्मास्यूटिक्स के
ओवरऑल फुल बुक के एमसीक्यूज़ हैं, तो इन एमसीक्यूज़ को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा ताकि आपको जो है इसमें से कुछ ना कुछ है वो एमसीक्यू सीखने को मिल जाए। और इसमें से मोस्टली जो है पेपर में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इतना गला बैठ गया मेरा पढ़ कर, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।